हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। हम बात करने वाले हैं आवास फाइनेंस के बारे में। देख लेते हैं इनका क्वार्टर टू में किस तरीके का रिजल्ट रहा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री किस पेस पे चल रहा है, ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम देखने जाए पूरे का पूरा फाइनेंस इंडस्ट्री, उसमें से भी अगर हम स्पेसिफिकली ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सब सेगमेंट पकड़े तो ये बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पर हमें टेलविंड से टेलविंड देखने को मिल रहा है। इनका एसेट क्वालिटी एकदम मेंटेन रह रहा है, किसी का सुधर रहा है, मतलब यहाँ पर एसेट क्वालिटी खराब होने का कोई डर नहीं है हमें। यहाँ पर अच्छा एयूएम में ग्रोथ आ रहा है, यहाँ पर डिस्बर्समेंट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी सब कंपनियों की बढ़ रही है, आरओई आरओए में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सारी चीजें ठीक हो रही हैं। जहाँ पर कोई भी जो बाकी हम फाइनेंस कंपनी में देख रहे थे ना, जैसे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा। तो ये चीज हमने समझ लिया, मतलब ये स्पेस तो अच्छा कर रहा है। अब इस स्पेस में हम क्या ग्रोथ अज्यूम करें कि भाई अगर कोई कंपनी एक्स परसेंटेज ग्रो कर रहा है तो उसको हम अच्छे या बुरे की कैटेगरी में किस तरीके से डालें, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई इसके लिए बेस्ट चीज होती है, आप सबसे बड़ी कंपनी उठा लो जिसका सबसे बड़ा साइज है। सबसे बड़ा लोन बुक साइज किसका है? हमारे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस का सबसे बड़ा साइज है। उसका देख लो वो किस किस रेट पे ग्रो कर रहा है। उससे सारी जितनी भी कंपनियां उससे छोटी होंगी तो उन सबको उससे ज्यादा पेस पे ग्रो करना चाहिए। ये हम फेयर असम्पशन लेके चल सकते हैं। अगर हम बात करें जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, उसका 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एयूएम साइज है और वो अपने एयूएम को बढ़ा पा रहा है बाय 26% के आसपास। अब कोई भी ऐसा कंपनी आता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट में घुसता है और कहता है कि भाई मैं 26% से कम का ग्रोथ लेके आऊंगा, तो हमें फिर मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, भैया ये आप कम ग्रोथ क्यों लेके आ रहे हो जब आपको बेस इफेक्ट का फायदा मिलना चाहिए और आपको बजाज हाउसिंग से ज्यादा पेस पे ग्रो करना चाहिए। हाँ, एक एग्जैक्टली फेयर कंपैरिजन तो नहीं है बजाज हाउसिंग के साथ कंपेयर करने का, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा प्राइम वाला सेगमेंट भी है। वो प्योर एंड प्योर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, बट हाँ मोर और लेस 26% से कम अगर कोई कंपनी ग्रो कर रहा है तो वहां पर हमें प्रॉब्लम्स नोट करनी पड़ेंगी। कोई ट्रांजिशनरी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें हमें मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। अभी तक हम देख लेते हैं कितनी कंपनियों को कवर कर चुके हैं, कितनी ने अच्छा रिजल्ट दिया, कितनी ने बुरा रिजल्ट दिया। पहले उसके भी बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस किया था। होम फर्स्ट फाइनेंस ग्रो कर रहा था 34-35% से 34-35% के आसपास का ग्रोथ था। हमने इंडिया शेल्टर किया था, इंडिया शेल्टर 36% के आसपास का ग्रोथ कर रहा था। हमने स्टार हाउसिंग फाइनेंस किया था, वो तो 60-65% के आसपास का एयूएम में ग्रोथ लेके आ रहा था। आफ्टर शायद 29-30% के आसपास पे ग्रो कर रहा था। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो सबसे खराब कर रहा था, 15% के आसपास का ग्रो कर रहा था। बजाज हाउसिंग हमने निकाल ही लिया, 26% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। अब देख लेते हैं आवास का क्या हालत है। देखो, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। और अब हम सीधा ही आ जाते हैं ग्रोथ फिगर्स के ऊपर। तो अगर एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने एयूएम ग्रो किया बाय 20% ओवर अ वाई लेवल। तो मतलब थोड़ा पीएनबी से अच्छा और बजाज से कम रेट पे कंपनी ग्रो कर रहा है, ये चीज भी हमें समझ में आ गया। तो मतलब कोई बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रेट तो इस कंपनी का निकल के देखने को हमें मिल नहीं रहा। अब थोड़ी सी और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इनके एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 18,400 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एयूएम है। डिस्बर्समेंट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 8% का डिस्बर्समेंट ग्रोथ आया ओवर वाई लेवल। और अगर पैट के बारे में बात करें तो इनका पैट बढ़ा बाय 21-21.5% ओवर वाई लेवल। अब ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करता है। अब देखो, पहली चीज तो हमें समझने की जरूरत है, ये कंपनी राजस्थान से स्टार्ट हुआ था और राजस्थान से स्टार्ट होकर आज 14 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। अब इस क्वार्टर में इन्होंने एक नया स्टेट ऐड किया, ये तमिलनाडु में इन्होंने जाके एक ब्रांच खोली और टोटल इस क्वार्टर में इनका ब्रांच एडिशन रेट भी एक ही था। तो ये थोड़ा सा बुरी चीज है कि भाई चलो आप नए मार्केट में जा रहे हो, आप तमिलनाडु में जा रहे हो, तो तमिलनाडु में आप बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अपने ब्रांच ओपनिंग नहीं करना चाह रहे। पहले वहां पर आप एनवायरमेंट समझना चाह रहे हो, किस तरीके का वहां पर कस्टमर है, आपको किस तरीके से लर्निंग करनी है, ये सारी चीज समझना चाह रहे हो, इसलिए आपने एक ही ब्रांच खोली, दैट इज ओके। बट जो आपके एग्जिस्टिंग 13 स्टेट्स थे, वहां पर तो आपको और डीप पेनिट्रेशन करने के लिए ज्यादा ब्रांचेस खोलनी चाहिए थी। वहां पर आपका ब्रांच एक्सपेंशन रेट तो आना चाहिए था, वो हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं है। तो ये एक हमें थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बाकी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखें, वो अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है, अपनी ब्रांचेस को भी वो 10% के आसपास पे बढ़ा रही है। 5 to 10% में सबका आपको ब्रांच एक्सपेंशन रेट देखने को मिलेगा ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वाई लेवल पे करोगे तो सारी कंपनी अपनी ब्रांचेस को 25-30% के आसपास से बढ़ा रही है। ये कंपनी ने एक ब्रांच ऐड करी इस क्वार्टर में, और अगर हम पूरे H1 का ब्रांच एडिशन रेट देखें तो टोटल 4 या 5 ब्रांच ही ऐड करी थी इन्होंने। तो कोई बहुत अच्छा ब्रांच एडिशन रेट तो हमें देखने को मिल नहीं रहा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इनका लोन बुक सेगमेंटेशन किस तरीके का है। अगर हम देखने जाएं, मेजॉरिटी लोन्स होते हैं इनके हाउसिंग लोन।
जैसे हमने बाकी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी देखा था, 69% लोन आता है इनके हाउसिंग लोन में से। उसके बाद हमारा 13% आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में से, 18% आते हैं हमारे एमएसएमई लोन्स, तो ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम कस्टमर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये ज्यादा विश्वास कर रखते हैं एक एक सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को देने में लोन। अब देखो इसके दो मेन कारण है, पहले तो मिक्स समझ लेते हैं। तो 40% इनका लोन आता है सैलरीड एम्प्लॉय से, 60% आता है सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय से। तो ये चीज में हमने देख लिया। अब इसके दो बड़े कारण है, पहले तो एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो जब आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड की बजाय आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को आप लोन देते हो, आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर पाते हो। और ये जिन लोगों को लोन दे रहे हैं वो टीयर 4, 5, 6, 7 सिटीज में जाके रह रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा रेट सेंसिटिव कस्टमर नहीं मिलेगा कि मतलब उसके पास एसबीआई का एक्सेस नहीं है उसके पास। वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई वो एसबीआई के पास चला जाएगा और 8% पे ले लेगा, आप अगर उसको 10% पे दोगे तो उसको एक आधे परसेंट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इनको ज्यादा मार्जिन बनाने को मिल जाता है, ज्यादा स्प्रेड बनाने को मिल जाता है अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को ऊपर फोकस करते हैं। सेकंड चीज क्या है, जब आप टीयर 3, 4 सिटीज में जाते हो तो वहां पर कोई आपकी आईटी इंडस्ट्री तो सेटअप है नहीं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सैलरीड कस्टमर मिलेगा भी नहीं, वहां पर आपको ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर आप देखो इंडिया में जो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो बड़े बड़े शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप टीयर 2, 3 सिटीज में चले जाओगे तो उतना ज्यादा सर्विस सेक्टर का पेनिट्रेशन नहीं है, तो आपको उतना ज्यादा सैलरीड एम्प्लॉय देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये दो रीजन की वजह से इनका ज्यादा झुकाव है टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर। ये चीज भी हमने देख लिया। अगर इसके बाद अगर हम बात करें थोड़े से नंबर्स के बारे में, तो दो तीन चीजें इस कंपनी के साथ खराब हो रही हैं। इनके एक तो स्प्रेड्स थोड़े से घट रहे हैं, इनका स्प्रेड घट गया बाय 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% का फॉल आ गया इनके स्प्रेड में ओवर अ वाई लेवल। और अब वो 4% से नीचे आ गए, जो एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। कंपनी ने इस साल इन्होंने बोला था कि हाँ भाई थोड़े बहुत हमारे स्प्रेड्स नीचे आ जाएंगे, बट 4.8 to 5% के आसपास का गाइडेंस दिया था। और वहां से 5% से नीचे आ जाना स्प्रेड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, क्योंकि देखो आप इसका कंपनी का हिस्टोरिकली कभी भी मैट्रिक देखने जाओगे ये अच्छे स्प्रेड मेंटेन करके चला करते थे। बट हाँ, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में यही बोला कि हम अपने स्प्रेड्स को वापस इंप्रूव करेंगे, 5% के ऊपर ले आएंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। FY 25 हम एंड करेंगे विद मोर देन 5% स्प्रेड, तो ये चीज अच्छी है। बट हाल फिलहाल तो नंबर खराब हुआ है और पूरा पूरा 1% से खराब हो गया है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इनके स्प्रेड गिरे क्यों? इनके स्प्रेड इस वजह से गिरे क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग लगातार ऊपर जा रहा है और इनका जो यील्ड है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। यील्ड क्या हो गया? जिस इंटरेस्ट पे आप कस्टमर को चार्ज करो, कि सपोज अगर आप एसबीआई के पास एक होम लोन लेने गए और एसबीआई ने आपको 8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, तो 8% एसबीआई के लिए यील्ड है। तो अगर इनके बारे में बात करूं तो ये 13.1% के आसपास का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे कस्टमर से, दैट इज देयर यील्ड। और इनका यील्ड बहुत तगड़े पेस पे ऊपर नहीं गया, तगड़े पेस पे क्या ऊपर ही नहीं गया, वो कांस्टेंट ही रहा और नीचे से कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर चला गया। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग के ऊपर जाने की वजह से इनको कंप्रेशन देखने को मिला, ये चीज पे हमने देख लिया। अगर अब आपका स्प्रेड कंप्रेस होगा तो आपका निम्स भी कंप्रेस होंगे, वो हमें देखने को भी मिला। और इनके निम्स अब 8% के नीचे आ गए, 7.6% के आसपास आ गए, ये चीज भी हमने देखी। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ही बेहतरीन एसेट क्वालिटी, मतलब आपके मतलब अभी तक हमने जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पढ़ी है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पढ़ी है, उसमें से ये जो अच्छी अच्छी कंपनी है जिनके बारे में अभी हम 6-7 कंपनियों का नाम लिया, इनमें से किसी की भी एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक वो कैनफिन होम्स है या एक इक्का दुक्का, इन सारी कंपनियों को छोड़ दे तो सबकी एसेट क्वालिटी या तो इंप्रूव ही हो रही है या बहुत अच्छे लेवल पे आके मेंटेन हो गई है। इनके साथ भी वही है। अब इनके अगर मैं ग्रॉस एनपीए नंबर के बारे में बात करूं तो 1% का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 0.78% के आसपास का, तो बहुत बेहतरीन लेवल से ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप सपोज आप 10 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चले जाओगे, बढ़ जाएगा आपका ग्रॉस एनपीए, तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का रिडक्शन आ जाएगा तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आप बहुत ही अच्छे लेवल पे ऑलरेडी बैठे हुए हो, मतलब बहुत प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी आपकी ऑलरेडी मेंटेन्ड है, ये एक अच्छी चीज है। ये भी हमने देख लिया। अब फाइनली हम नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इनका वेंट अप बाय 14% ओवर अ YoY लेवल, विद प्रोविजंस वेंट डाउन बाय 26% ओवर अ YoY लेवल। तो इसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिला। और सेकंड ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या कारण था कि इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ओपेक्स जो है वो उस पेस पे नहीं बढ़ा जिस पेस पे इनका इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। तो दोनों तरफ से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है। तो 13-14% के आसपास का इनका रेवेन्यू का ग्रोथ था। 14% रेवेन्यू ग्रोथ पे कंपनी ने 21% के आसपास का पैट का ग्रोथ डिलीवर किया है।
आप थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कंपनी के गाइडेंस की और ये जो स्लो एवीएम ग्रोथ आ रहा है इसकी। तो कंपनी अभी भी गाइड कर रहा है कि भाई हमारा H2 बहुत अच्छा जाने वाला है, H2 में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही और जो हमने ईयर के स्टार्टिंग में गाइडेंस दिया था कि हम 20% से ज़्यादा पे अपना एयूएम को ग्रो करेंगे, वो हम इस बार भी अचीव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड चीज़ उन्होंने बोला कि क्युमुलेटिव बेसिस पे हम जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं मतलब क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 उसमें हम डिस्बर्समेंट ग्रोथ दिखाएँगे ऑफ 22%। तो बहुत बेहतरीन। क्रेडिट कॉस्ट हमारी रहेगी 25 बेसिस पॉइंट्स के नीचे और अभी तो बहुत ही नीचे है। अभी तो शायद 10-11 बेसिस पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। 25 बेसिस पॉइंट तो अभी बहुत मतलब डबल होने के बाद भी ये अपने गाइडेंस के अंदर ही रहेंगे। तो ये चीज़ भी हमने देख लिया। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने बात करी कि भाई ये जो स्लो एवीएम का पेस ऑफ ग्रोथ है, ये इस वजह से है क्योंकि अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया था। इन्होंने कुछ ईआरपी सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए थे। इसकी वजह से इनका जो डिस्बर्समेंट का पेस ऑफ ग्रोथ था, वो कम हो गया था। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंपनी भी 26, 27, 28% के आसपास पे ग्रो किया करता था। बट इनका जब ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स किए, तो उस टाइम पे आप अपना बहुत ज़्यादा डिस्बर्समेंट पे फोकस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। तो इस वजह से इनका थोड़ा एवीएम का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ रहा है। अब आगे चल के हमें यही देखना है कि भाई यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि अब वो सारा काम तो खत्म हो गया। वो इन्होंने 3 क्वार्टर पहले चालू किया था, 2 क्वार्टर तो उसकी वजह से बहुत बैंड बज गया था कंपनी का। बट अब आज के दिन अगर हम बात करें तो वापस धीरे-धीरे ग्रोथ वापस आता हुआ देखने को मिल रहा है। वापस ये लोग पिकअप कर रहे हैं अपने ग्रोथ इंजन को। बट अब आगे चल के हमें वही वापस 25, 26, 27% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है कि देखो जैसे आप अपना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, आपका टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा। मतलब आपकी दुकान में कस्टमर आया, आपके ब्रांच में कस्टमर आया और उसको लोन डिस्बर्स कितने टाइम पे होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और यहाँ पर जैसा हमें समझ में भी आया कि भाई ये जो कस्टमर है, ये बहुत ज़्यादा रेट सेंसिटिव नहीं है। तो आप इनको टाइमली सर्विस दे दो, कम माथा-फोड़ी के साथ सर्विस दे दो, ये सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं। आप 12% की बजाय 13% लगा लो, 13% की बजाय 14% का इंटरेस्ट लगा लो, इनको उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा। और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एसेट क्वालिटी की कोई टेंशन नहीं है। जो भी है सब कुछ सिक्योर्ड ही है, क्योंकि आपने अगर घर बना ये वैसे भी एकदम एंड स्टेजेस में देते हैं घर बनाने के, तो जो भी उनका प्लॉट है या बिल्डिंग है, वो उससे तो कोलैटरल से तो ये इंश्योर्ड ही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर देखने को भी नहीं मिल रही। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम थोड़ी-सी वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो, कभी भी हम वैल्यूएशन कंपनी के गाइडेंस के ऊपर नहीं लगा सकते। ये चीज़ हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि भाई ना तो पीछे के ऊपर लगा सकते हैं कि भाई कि पिछला कितने रेट पे ये लोग ग्रो कर रहे थे, ना आगे के गाइडेंस के ऊपर लगा सकते हैं। जो आज के दिन हमारे पास नंबर अवेलेबल है, हम उसी के ऊपर थोड़ा-सा वैल्यूएशन पे खेल करने की कोशिश करते हैं। देखो, कंपनी आज के दिन 20% के आसपास का ग्रोथ कर रही है। 20% के ग्रोथ में कंपनी माँग रही है हमसे लगभग-लगभग साढ़े 3-4 टाइम्स प्राइस टू बुक, जहाँ तक मेरे को आ रहा है। 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें इंडिया शेल्टर के बारे में, तो इंडिया शेल्टर रफली ट्रेड कर रहा है 2 एंड अ हाफ टाइम्स प्राइस टू बुक। हम बात करें स्टार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो वो ट्रेड कर रहा है 2 टाइम प्राइस टू बुक। अगर हम बात करें एप्टस के बारे में, तो एप्टस शायद इनसे थोड़ा-सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा होगा, वो भी इन्हीं के बराबर है। 3.6, 3.7 टाइम प्राइस टू बुक। तो जो तीनों कंपनियां इनसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही हैं, वो या तो इससे सस्ती बिक रही है या मोर और लेस बराबर के वैल्यूएशन पे बिक रही है। तो इसका वैल्यूएशन एक्सपेंशन किस तरीके से होगा? इसलिए यहाँ पर इसके स्टॉक प्राइस में प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये अपना ग्रोथ इंजन को वापस वही 25-30% के आसपास ले जाते हैं, तो फिर वापस सारी चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू होगा, वापस हमें स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलेगा। बट वो तो हमें जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। आज तो कंपनी ने उम्मीद तो बना दी है, बट डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।